भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है। अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। Hi guys, a very warm welcome to Study IAS. This is Tanvi Sharma and I welcome you all to our UPSC Prelims Enrichment Course 2020, जहां पर हम कवर कर रहे हैं जितने भी important current affairs हैं from June 2019 to April 2020. This is our lecture number 17. अभी तक हमने जून एज वेल एज जुलाई के करंट अफेयर्स कवर कर लिए हैं। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं अगस्त के करंट अफेयर्स। But before starting our today's lecture, if you are planning to move on to Unacademy Plus subscription, do not forget to use our discount code STUDYIAS to avail extra discount. If you have any doubt, any query, आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जीमेल इन सब के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। We are on all of these platforms and we would be really happy to help you. स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक के साथ, दैट इज यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल सेटलमेंट एग्रीमेंट। आपके लिए यूपीएससी सीएससी 2020 एज वेल एज 21 की एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। UNISA एक एग्रीमेंट है जिसने यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है कि हम उसको साइन करेंगे एंड 7 अगस्त 2019 को हमने इसको साइन भी कर लिया। ओके, ये एक कन्वेंशन है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल सेटलमेंट एग्रीमेंट, जो कि बिजनेस रिलेटेड जितने भी डिस्प्यूट होते हैं उनको खत्म करने की बात करता है, एक मीडिएशन की बात करता है एंड जितने भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिस्प्यूट आ जाते हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच में, उनके बीच में मीडिएशन लाने की बात करता है। ये देखने को मिलता है कि एक कंपनी जो कि एक देश की कंपनी हो वो दूसरी कंपनीज में भी इन्वेस्ट करती है, वहां पर निवेश करती है, उन्हें वहां पर बहुत सारा घाटा देखने को मिल जाता है और बहुत सारे डिस्प्यूट भी अराइज हो जाते हैं। इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट के थ्रू बाइंडिंग हो जाएगा कि एक मीडिएशन हो, एज वेल एज ये जो डिस्प्यूट है इनको खत्म करने की बात करी जाएगी कि एक अच्छा सोल्यूशन लेकर आया जाए। अब थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं। Until the adoption of the convention, the often cited challenge to the use of mediation was lack of efficient, harmonized framework for cross-border enforcement. इस जो पर्टिकुलर एग्रीमेंट आने से पहले देखा जा रहा था एक एफिशिएंट एज वेल एज हार्मोनाइज फ्रेमवर्क नहीं था क्रॉस बॉर्डर एनफोर्समेंट के लिए। अगर कोई भी क्रॉस बॉर्डर डिस्प्यूट आ जाता है, अराइज हो जाता है, तो उसके लिए एक बाइंडिंग एग्रीमेंट नहीं था, वेयरएज ये आ गया है तो बहुत सारी चीजें आसान होने वाली है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने अडॉप्ट किया इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट को ऑन 20th of December 2018 में इसको अडॉप्ट कर लिया था। बट जनरल असेंबली ने ऑथराइज किया दैट द कन्वेंशन विल ओपन फॉर सिग्नेचर ऑन 7 अगस्त 2019। ठीक है, सिंगापुर में ये पर्टिकुलर जो एग्रीमेंट है इसको साइन किया गया। आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो कि आपको याद रखनी ही है कि इसको हम सिंगापुर कन्वेंशन ऑन मीडिएशन कहते हैं। हो सकता है यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि व्हाट इज सिंगापुर कन्वेंशन ऑन मीडिएशन, और आपको तो ऐसा लगे कि अरे ये तो कन्वेंशन हमने कभी पढ़ा ही नहीं। तो आप याद रखना कि सिंगापुर कन्वेंशन ऑफ मीडिएशन इज नथिंग बट यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल सेटलमेंट एग्रीमेंट। ओके, ये जो पर्टिकुलर एग्रीमेंट है इसको साइन करने से एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा इन्वेस्टर्स का, उनको एक पॉजिटिव सिग्नल मिलेगा कि वो एक देश से दूसरी जगह में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऑल्सो एक ऑल्टरनेट डिस्प्यूट मैकेनिज्म का एक हमें क्राइटेरिया आता हुआ नजर आएगा। ओके, अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया भी बहुत सारे स्टेप्स लेकर आया है विद रिस्पेक्ट टू ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। सबसे पहले तो हमने न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर बनाने की बात करी थी जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी होगी। देन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस लेकर आया एक ऑनलाइन डिस्प्यूट मैकेनिज्म। बहुत सारे जो हमारे एक्ट्स हैं उनमें भी हमने चेंजेस लाए, जैसे कमर्शियल कोर्ट एक्ट 2015, ओके, कमर्शियल डिवीजन एंड कमर्शियल एपिलेट डिवीजन ऑफ हाई कोर्ट बिल लेकर आए हम। ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की बात करी जैसे कि हमने बताया अभी। तो ये सब चीजें हैं जो कि इंडिया भी लेकर आया है विद रिस्पेक्ट टू द ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर हम बात करें एक ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड की। ठीक है, अगर हम एक ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में रह रहे हैं जहाँ पे ग्लोबलाइजेशन है, जहाँ पे एक कंट्री से दूसरी कंट्री के बीच में रिलेशंस हैं, एक कंट्री की कंपनी दूसरी कंट्री के अंदर निवेश कर रही है, इन्वेस्ट कर रही है, तो ज़रूरत है कि हमारे पास एक स्पेसिफिक फ्रेमवर्क हो जिसके अकॉर्डिंग अगर कोई भी डिस्प्यूट आता है तो हम उसको रिजॉल्व कर सकें। ठीक है, तो ये यही बात कर रहा है, यह आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप अच्छे से याद रखना। यूनाइटेड नेशन ISA के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इट इज़ देयर टू हैव फैसिलिटेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, मीडिएशन की ये बात करता है। ऑल्सो जितने भी जो ट्रेड डिस्प्यूट आते हैं उनको खत्म करने की बात करता है। इट कंट्रीब्यूट टू स्ट्रेंथन
दी असेस टू जस्टिस की जस्टिस एज वेल एज रूल ऑफ लॉ स्टैब्लिश हो। ये जो सेटलमेंट है दिस इज बाइंडिंग ओके एंड एनफोर्सेबल इन अकॉर्डेंस विद अ सिंप्लीफाइड एंड स्ट्रीमलाइंड प्रोसीजर, यानी इट इज बाइंडिंग टू द कंट्रीज एज वेल एज इट विल come into force. Okay, so this is a very effective agreement. Let's move on to the next topic, that is Hope Probe. UAE United Arab Emirates ने announce किया that they will launch Hope Probe on July 2020. Specifically 14th जुलाई को ये हमें लॉन्च होता हुआ नजर आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन होने वाला है ये UAE एज वेल एज ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए, क्योंकि ये बहुत सारी जो जितने भी कंट्रोवर्सीज होती हैं मार्स से रिलेटेड, मार्स के एटमॉस्फेयर से रिलेटेड, लॉस ऑफ हाइड्रोजन एज वेल एज ऑक्सीजन गैसेस से रिलेटेड, मेटेरोलॉजिकल लेयर से रिलेटेड, उन सब के बारे में बहुत सारे सोल्यूशंस ला सकता है। ओके, इट विल टॉक अबाउट कि मार्स की जो मेटेरोलॉजिकल लेयर्स हैं वो कैसी हैं, कैसे लॉस ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन हो गया, कंस्टिट्यूएंट्स हैं बेसिकली वाटर के फ्रॉम द अपर लेयर ऑफ मार्शियन एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो ये सब की ये बात करता है। नाउ द मिशन इफ सक्सेसफुल विल बिकम द फर्स्ट स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम, पहला ऐसा प्रोग्राम बन जाएगा जो कि पिक्चर्स लेकर आएगा मार्स के एटमॉस्फेयर की। ओके, बहुत ही बड़ी डिस्कवरी होने वाली है ये। ऑल्सो ये मिड जुलाई यानी 14th जुलाई को हमें देखने को मिलेगा एंड इट विल बी स्पेशल फॉर UAE बिकॉज UAE विल ऑल्सो मार्क 50th एनिवर्सरी ऑफ फाउंडिंग ऑफ UAE। ठीक है, तो उनके लिए बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है। लेट्स टॉक अबाउट सेंसस 21। 16th सेंसस होने वाला है ये हमारे इंडिया का। लास्ट सेंसस हमने 2011 में किया था। ओके, एंड यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें पता होनी चाहिए कि इस सेंसस में हमें क्या क्या देखने को मिल सकता है। इट विल कंडक्टेड इन 18 लैंग्वेजेस आउट ऑफ 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस जो कि 8th शेड्यूल में है एंड इंग्लिश। ओके, तो 18th लैंग्वेज में आपको ये देखने को मिल जाएगा एंड इट विल इंट्रोड्यूस अ कोड डायरेक्टरी टू स्ट्रीमलाइन द प्रोसेस की प्रोसेस कैसे होने वाला है। जो अदर का ऑप्शन होता था उसकी जगह पर एक थर्ड जेंडर ऑप्शन की लाने की बात करी जा रही है। देयर वर रफली 5 लाख पीपल अंडर अदर कैटेगरी इन 2011, अभी तो ये और भी ज़्यादा बढ़ गया होगा। फॉर द फर्स्ट टाइम इन 140-year हिस्ट्री ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया जो डेटा होगा उसको ऑनलाइन कलेक्ट किया जाएगा थ्रू मोबाइल ऐप, यानी पूरा जो डिजिटल इंडिया है उसका इस्तेमाल किया जाएगा जिससे इजीली असेस मिल सके हमें लोगों की इंफॉर्मेशन का। द सेंसस डेटा वुड बी अवेलेबल बाय ईयर 2024-2025, इतना तो टाइम लगेगा पूरे प्रोसेस को, पूरे जितना भी डेटा है उसको कलेक्ट करने में। ठीक है, एंड उसको फर्दर एनालाइज करने में। नाउ इशू एक ये भी है कि कास्ट डेटा कलेक्शन की बात करी जा रही थी। यहाँ पर जो लिस्ट ऑफ ओबीसीज है ओके, जो कि स्टेट गवर्नमेंट निकालती हैं, उनको देखा जाएगा। उनके रिगार्डिंग भी ये जो पर्टिकुलर सेंसस है ये आएगा कि जो सेंसस था 2011 का उसमें तो पॉपुलेशन बहुत कम थी, अभी तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई है। हमारी इंडिया की पॉपुलेशन अराउंड 138 करोड़ है, तो उसी हिसाब से और भी टाइम लेगा सेंसस को लाने में, पूरे डेटा को कलेक्ट करने में। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट सेंसस, आपके लिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें आपको पता ही होनी चाहिए कि सेंसस प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन ऑन साइज, डिस्ट्रीब्यूशन, सोशियो इकोनॉमिक, डेमोग्राफिक, अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन। ठीक है, कंट्री की जो पॉपुलेशन है, जो सिटीजन्स हैं उनके बारे में ये सब इन चीज़ों के बारे में बताता है कि कितना डिस्ट्रीब्यूशन है, कैसा साइज है, सोशियो इकोनॉमिकली कैसे डिवाइडेड है, डेमोग्राफिक के बारे में बताता है। ओके, अब एक चीज़ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि आपको याद रखनी है कि सेंसस का सबसे पहला जिक्र किया गया था ऋग्वेद में। ठीक है, सबसे पहला जिक्र ऋग्वेद में किया गया था ड्यूरिंग 800 to 600 BC in India. Okay, अर्थशास्त्र बाय कौटिल्य रिटन इन 3rd century BC ने भी इसकी बात करी कि कलेक्शन ऑफ पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स एज ए मेजर ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड टैक्सेशन, कि स्टेट पॉलिसी के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास लोगों का एक स्टैटिस्टिक्स हो, एक डेटा हो। ड्यूरिंग द रिजीम ऑफ मुगल किंग अकबर द एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट आईन अकबरी ने भी इंक्लूड किया था पॉपुलेशन, इंडस्ट्री, वेल्थ एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स को। ओके, अ सिस्टमैटिक एंड मॉडर्न पॉपुलेशन सेंसस in its present form was conducted non-synchronously between 1865 and 1872 in different parts of country. ये चीज़ आप याद रखना, ये भी important है कि दो फर्स्ट सिंक्रोनस सेंसस है वो इंडिया में देखने को मिला 1881 में। ओके, 1881 में हमें पहला सिंक्रोनस का एक सेंसस देखने को मिला।
India's last census was carried out in 2011, okay, when the country's population stood at 121 crore. और अभी कितनी हो गई है? Around 138 crore हो गई है हमारी population. Let's move on to the next topic, that is Sankalp scheme. Recently, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship ने announce किया that they are coming up with a new scheme, that is Sankalp, that will focus on district level skilling ecosystem. जो कि vocational training होती है, इन सब की ये बात करता है कि skills को और भी ज़्यादा बढ़ाया जाए. They will talk about setting up of trainers, assessors, academics with self-sustainable model. 50+ academics settle करने की बात करी जा रही है priority sectors में. Robust mechanism for delivering quality skill development training. Basically जो skill development है उसके बारे में बात करी जा रही है, बट लोगों को ट्रेनिंग की प्रोवाइड करी जा रही है कि इफेक्टिव गवर्नेंस एंड रेगुलेशन ऑफ स्किल ट्रेनिंग हो. तो इसमें हम यही बात कर रहे हैं. ओके, दिस विल इनहैंस द डिस्ट्रिक्ट लेवल इकोसिस्टम एंड स्किल इंडिया पोर्टल, अ सिस्टम टू कैप्चर एंड कन्वर्ज स्किल डेटा इवन एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल. ये लाया गया है. एंड एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जो है, इन एडिशन टू दी स्टेट्स, जितनी भी स्टेट्स हैं, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, जम्मू एंड कश्मीर, महाराष्ट्र, मणिपुर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, ठीक है, इनको तो ग्रांट मिलेगा ही इसके रिगार्डिंग, पर जितने भी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको भी मिलेगा. स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट 117 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, वो भी इसमें इंक्लूड होंगे. नाउ इसके साथ आप सबसे पहले समझिए कि संकल्प है क्या. संकल्प की फुल फॉर्म है स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड स्कीम. स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड स्कीम इज आउटपुट ओरिएंटेड प्रोग्राम. एक आउटपुट ओरिएंटेड प्रोग्राम है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप का, जो कि फोकस करता है कि एक डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग हो एज वेल एज क्वालिटी इंप्रूवमेंट हो स्किल्स में. ओके, लोगों को जो स्किल मिलती हैं, जो वोकेशनल ट्रेनिंग मिलती है, वो और भी ज़्यादा बेहतर तरीके से हो, और भी ज़्यादा डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग हो, यानी और भी ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच पाए. ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ये चीज़ आप याद रखना. एंड इट एम्स टू इम्प्लीमेंट द मैंडेट ऑफ नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन, दैट इज NSDM. मेन ऑब्जेक्टिव इसके ये हैं. सबसे पहला है कन्वर्जेंस, creating convergence among all skill training activities, both state led, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंडेड एट द स्टेट लेवल. ठीक है, कि एक स्किल ट्रेनिंग, एक कन्वर्जेंस आए, एक कोऑर्डिनेशन बने स्टेट एज वेल एज सेंटर के बीच में. क्वालिटी की ये बात करता है कि इम्प्रूव करेंगे हम क्वालिटी ऑफ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को. ठीक है, पूल बनाएंगे ऑफ क्वालिटी ट्रेनर्स, डेवलपिंग मॉडल कैरिकुलम एंड कंटेक्ट एंड स्टैंडर्डाइजिंग असेसमेंट एंड सर्टिफिकेशन. ठीक है, तो क्वालिटी को इम्प्रूव करने की बात कर रहा है. एक रोबस्ट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन सिस्टम बनाएगा ये स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए. इंक्लूसिव एंड अपॉर्चुनिटी, it will provide access to skill training opportunity to the disadvantaged section. Also जो marginalized communities होती हैं, जैसे person with disability, scheduled caste, scheduled type, women, ठीक है, उनको skill training opportunities उनके लिए लाने की बात करी जा रही है. Similar to संकल्प scheme, the government has also launched Strive scheme. तो हमारे लिए important है कि ये Strive क्या है. Strive stands for Skills Strengthening for Industrial Value Enhancement Scheme. ओके, ये एक स्कीम है दैट इज असिस्टेड बाय वर्ल्ड बैंक. ठीक है, वर्ल्ड बैंक की सहायता ले रहे हैं हम इसमें. यहाँ पर बात करी जा रही है कि एक पावरफुल मैकेनिज्म लेकर आया जाएगा फॉर डिलीवरिंग ट्रेनिंग फॉर क्वालिटी स्किल डेवलपमेंट. ओके, एंड स्ट्रेंथन करा जाएगा नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी को, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को, SSDM, सेक्टर स्किल काउंसिल्स. ओके, इन्वॉल्व किया जाएगा इंडस्ट्रियल क्लस्टर, बिजनेस एसोसिएशन, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को, जिससे जो उनकी कैपेसिटी है वो और भी ज़्यादा रेज हो. ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी टोटली जो फंड है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है. ठीक है, इट विल इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ RTI, इंक्रीज कैपेसिटी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू सपोर्ट RTI एंड अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, इम्प्रूव करेगा टीचिंग एंड लर्निंग को. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रमन मैग्सेसे अवार्ड 2019. ओके, इसके ऊपर हमने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई थी, वो आपको ऊपर मिल जाएगी. अभी जल्दी से इसके बारे में डिस्कशन में ले लेते हैं. इंडियन जर्नलिस्ट वेरी फेमस रवीश कुमार जी को अवार्ड मिला ये फॉर हार्नेसिंग जर्नलिज्म टू गिव वॉइस टू द वॉइसलेस. ओके, ये सब लोग आप देख सकते हैं, इनको मिला 2019 में रमन मैग्सेसे अवार्ड. ओके, अदर विनर्स के नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं. एंड लास्ट ईयर 2018 में सोनम वांगचुक एंड एजुकेशनल रिफॉर्मर फ्रॉम लद्दाख, उनको मिला था. आपने देखी होगी मूवी 3 इडियट्स, उसमें इन्हीं के बारे में बताया गया है, सोनम वांगचुक के बारे में बताया गया है.
आमिर खान जी ने जो मेन कैरेक्टर प्ले किया है रोल, वो सोनम वांगचुक जी का ही था। सेकंड मिला था भारत वाटवानी को, हु इज अ साइकेट्रिस्ट हु वर्क फॉर मेंटली इल स्ट्रीट पर्संस इन मुंबई। ओके, तो इन लोगों को मिला था 2018 में। अब थोड़ा सा रमन मैग्सेसे अवार्ड के बारे में देख लेते हैं। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1957 एंड इसको कंसिडर किया जाता है एज एशियाज प्रीमियर प्राइज एंड हाईएस्ट ऑनर। जैसे कि नोबेल प्राइज होता है, वैसे एशिया का नोबेल प्राइज कहा जाता है इसको। इट इज नेम्ड आफ्टर रमन मैग्सेसे, जो कि थर्ड प्रेसिडेंट थे रिपब्लिक ऑफ फिलीपींस के। ओके, Till 2009, awards have traditionally been given in 5 categories की government service, public service, community leadership, journalism, literature, creative communication, art, peace and international understanding. इन सब में ये मिलता है. Okay. However, post 2009 field of emergent leadership एक तरह से एक और अवार्ड आ गया. Awardees are presented with a certificate, a medallion एंड एम्बॉस्ड इमेज ऑफ रमन मैग्सेसे एंड कैश प्राइज. ठीक है, ये सब चीजें मिलता है. नोबेल प्राइज कहा जाता है ये एशिया के एंड इज हाईएस्ट अवार्ड गिवन टू एशियन इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशंस. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज टार्डिग्रेड्स. इजरायली स्पेसक्राफ्ट बीरीशेट ने अटेम्प्ट किया कि इसको लैंड करवाया जाए मून में, बट क्रैश्ड ऑन द सर्फेस. ओके, और ये जो टार्डिग्रेड है, ये इसे वाटर बियर भी कहते हैं हम लोग, एंड ये टफेस्ट एंड मोस्ट रेजिलियंट क्रिएचर है ऑन अर्थ. ये आपको मिल जाएगा टेरेस्ट्रियल, मरीन, फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट में, इंक्लूडिंग आर्कटिक एंड एंटार्क्टिक, इंक्लूडिंग ग्रेट डेप्थ एंड एल्टीट्यूड. बेसिकली इनकी जो रेजिस्टेंस होती है वो पावर बहुत ज़्यादा है. आपको एक्सट्रीम से एक्सट्रीम कंडीशन में देखने को मिल जाएगा. दे कैन विथस्टैंड एक्सट्रीम रेडिएशन, सिजलिंग हीट, कोल्डेस्ट टेम्परेचर ऑफ यूनिवर्स एंड डिकेड्स विदाउट फूड. विदाउट खाना भी रह सकता है. इनको वाटर बियर कहते हैं या मॉस पिगलेट्स भी कहते हैं. एंड दे आर केपेबल ऑफ सर्वाइविंग टेम्परेचर एज हाई एज 150 डिग्री सेल्सियस. इतने हाई टेम्परेचर पर भी ये सर्वाइव कर सकते हैं, एज वेल एज लो एज 272 डिग्री सेल्सियस. ओके, तो बहुत ही ज़्यादा रेजिस्टेंस पावर है इनके अंदर. 8-legged animals है ये, and come back from being dried out to a lifeless husk for decades, withstand near zero pressure in outer space and crushing depth of Mariana Trench. Basically ये आपको zero pressure in outer space झेलता हुआ भी नजर आ जाएगा, whereas जो कि डेप्थ होती है मरियाना ट्रेंच की, जहाँ पर हम मानते हैं कि जो लिविंग बींग्स हैं उनका एग्जिस्टेंस इम्पॉसिबल है, वहाँ पर भी ये सर्वाइव कर सकता है. ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, यानी माइक्रोस्कोप की मदद से हम इनको देख सकते हैं. ओके, मल्टी सेलुलर हैं एंड वन ऑफ द मोस्ट ड्यूरेबल फॉर्म ऑफ लाइफ है ऑन. दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो. आई रियली होप यू एंजॉयड इट. ऐसे ही आप हमारी वीडियोस को लाइक करते रहिए, उनसे बेनिफिट उठाते रहिए. नीचे आपको लाइक का बटन मिल जाएगा, उसको प्रेस कर जरूर जाना. यू हैव कमेंट सेक्शन जहाँ पर आप हमें अपने सजेशंस बता सकते हैं. एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. हम कोशिश करें कि आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लेकर आए, जो कि आपके सपने को साकार करेगा, आपको यूपीएससी की जर्नी में सहायता देगा. दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो. थैंक यू वेरी मच.